मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत भी है। और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भगोड़ा आर्थिक अपराधी के बारे में बताएंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता हमारे साथ नवीन पांडे जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नवीन जी, आपको विस्तार से इस पूरे विषय के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आर्थिक अपराध भगोड़े से जुड़े कोई या पूरी कानूनी जानकारी आपको नवीन पांडे जी देंगे। और नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्थिक अपराध के भगोड़े कानून के बारे में आज हम जानकारी नवीन जी से लेंगे। नवीन जी, ये बताइए कि आर्थिक अपराध भगोड़े कानून का जो ये कानून है, ये कब और कैसे लाया गया था? इसका क्या मकसद था? इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जरूर। देखिए, देश में आर्थिक अपराध जो है बहुत तेजी के साथ में बढ़ना शुरू हुए कुछ समय पहले। तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, ये मार्च 2018 में लोकसभा में पेश किया गया था पहली बार, और जुलाई 2018 में इसको मंजूरी मिली और पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया गया था। जो भगोड़ा आर्थिक अधिनियम है, ये ऐसे आर्थिक अपराधियों के लिए लाया गया था जो आर्थिक अपराधी देश में अपराध करने के बाद में मुकदमों से या अपनी जवाबदेही से बचने के लिए विदेशों में भागकर वहां शरण लेते थे या वहां जाकर के छुप के बैठ जाते थे और मुकदमे के लिए या तो आने से मना करते थे या किसी भी प्रकार से देश में आकर के मुकदमों में पेश होना और अपनी जवाबदेही को निभाना, इन चीजों से परहेज करते थे। तो ये अधिनियम मूल रूप से ऐसे ही अपराधियों के लिए लाया गया ताकि जो अपराधी विदेशों में जाकर के छुप के बैठे हुए हैं, उनको वापस से देश के अंदर लाया जा सके और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। और साथ ही साथ जो अपराध के तहत उन्होंने संपत्तियां एकत्रित की हुई हैं, उन संपत्तियों को जब्त किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था जो खराब होती जा रही थी ऐसे अपराधों की वजह से, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाया जा सके। ये उद्देश्य और मकसद के साथ में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लाया गया था। जी सही बताइए कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी का अर्थ क्या है? देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी के वारंट किए गए हुए हों, और आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए जो अपराधी है वो भारत छोड़कर किसी और देश में जाकर के बैठा हुआ हो और अभियोजन पक्ष को जो है अभियोजन का सामना न करने के लिए तमाम तरह के परहेज और हथकंडे अपना रहा हो कि उसे भारत ना आना पड़े और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी होता है उसके खिलाफ विशेष अदालत गठित किए गए हैं। वहां पर किसी गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तारी का वारंट यदि इशू हुआ है और अभियोजन से बचने के लिए यदि व्यक्ति भाग रहा है तो उसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आमतौर पर जो ये अपराध होते हैं उनमें जो धनराशि होती है वो 100 करोड़ या उससे ऊपर की संख्या होती है। तो ऐसे अपराध
अपराधियों को ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी कहा जाता है। जी। सर वैसे कौन से अपराध हैं जो कि आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं? देखिए, यदि हम इस अधिनियम को देखेंगे तो इसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल के अंदर तमाम वो अपराध जो हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है जो कि आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो जो कोई भी आर्थिक अपराध जिसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए की धनराशि का हेरफेर हो या जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 100 करोड़ या उससे ऊपर की होनी चाहिए। अब इसमें धोखाधड़ी का भी मामला हो सकता है। यदि आईपीसी की धाराओं को हम देखें तो धोखाधड़ी करना यह भी आर्थिक अपराध है। मनी लॉन्ड्रिंग जो कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को दिखाया जाता है कि उसको कानूनी तौर तरीके से कमाया गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसी के साथ भ्रष्टाचार, किसी सरकारी या निजी पद का दुरुपयोग करना और उसका लाभ उठाना, वो भी शामिल है। कर की चोरी यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी के साथ में यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक संपदा इससे जुड़ा हुआ कोई अपराध करता है, जैसे कॉपीराइट वायलेशन हो गया, ट्रेडमार्क या पेटेंट का उल्लंघन हो गया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। बैंक के साथ में धोखाधड़ी करना और बैंक के संसाधनों या उसके ग्राहकों या बैंक के धन का दुरुपयोग करना, ये भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसी के साथ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जैसे कंपनियों द्वारा जो वित्तीय विवरण है उनमें हेरफेर करना या किसी अन्य प्रकार से धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार करना, ये भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ तस्करी, खाद्य तथा औषधियों में मिलावट करके भी आर्थिक अपराध किया जा सकता है। हवाला के माध्यम से जो लेन देन होता है उसमें भी पैसों का अवैध रूप से हेरफेर होता है और एक जगह से दूसरे जगह पैसे पहुंचाए जाते हैं, तो ये भी आर्थिक अपराध है। सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो भी आर्थिक अपराध ही करता है। तो ये मोटे तौर पर है। ज्यादा डिटेल्ड लिस्ट के लिए जो है वो एनेक्चर को देखना पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी लिस्ट को बता पाना मुश्किल है। जी सर, ये बताइए कि किन हालातों में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि इस इंसान को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया, कैसे, किन हालातों में? देखिए, अधिनियम की धारा 4 में ये कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एजेंसी है जो इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है। अब धारा 4 में ये कहा गया है कि यदि निदेशक या निदेशक के द्वारा कोई अधिकारी प्राधिकृत किया गया है जिसकी रैंक जो है उप निदेशक के पद से नीचे की नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे जो अधिकारी हैं इनके कब्जे में जो भी सामग्री हो, जो भी दस्तावेज हो, उनके आधार पर यदि इनको विश्वास करने का कारण दिखता है कि आरोपी जो है उसने आर्थिक अपराध किया है और वो गलत तरीके से जो है देश छोड़ करके भागा हुआ है, तो इन कारणों को उन्हें लिखित में दर्ज करना होता है और साथ ही साथ उनको एक आवेदन देना होता है संबंधित न्यायालय को। उस न्यायालय में जो आवेदन दिया जाता है, आवेदन के अंदर ये दिखाना होता है कि वो कौन से आधार हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर डायरेक्टर या सब उपनिदेशक को ये प्रतीत होता है कि आरोपी जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, वो कारण लिखने होते हैं। साथ ही साथ यदि भगोड़े आर्थिक अपराधी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है तो उसको भी वहां पर देना होता है। साथ में जो संपत्तियों की सूची है उसको भी
आवेदन के साथ में संलग्न करना होता है। और यदि किसी संपत्ति में किसी थर्ड पार्टी का कोई हित शामिल है तो उसको भी स्पष्ट तौर पर वहां पर आवेदन के अंदर लिखना होता है। और ये संपत्ति कहाँ कहाँ पर है, भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, या अलग अलग देशों में मौजूद है, इन सब का विवरण भी देना होता है। ये सब चीजें जब दी जाती हैं आवेदन के साथ में, उसके बाद में उस व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है। देखिए, भगोड़ा शब्द आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके ऊपर किसी अपराध को करने का आरोप लगा हो, या फिर हो सकता है कि उस व्यक्ति का दोष भी साबित हो चुका हो। तो महज एक आरोपी जिसका दोष सिद्ध नहीं हुआ, हो सकता है वो आगे चल के निर्दोष भी साबित हो जाए, तो वह व्यक्ति भी, या जिसका दोष सिद्ध हो चुका है वह व्यक्ति भी, यदि कानून से बचने के लिए भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा कहा जाता है। अक्सर भगोड़ा शब्द जो है इसको कानूनी भाषा में फ्यूगिटिव फ्रॉम जस्टिस, यानी कि न्याय से भगोड़ा कहा जाता है। किसी भगोड़े व्यक्ति को शरण देना भी एक अपराध है अपने आप में। वही दूसरी तरफ यदि हम अपराधी शब्द को देखें तो यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका अपराध जो है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है दस्तावेजों के आधार पर, या हो सकता है साबित भी हो चुका है, चाहे वो पकड़े गए हो या फिर नहीं पकड़े गए हो, लेकिन उनका अपराध जो है वो दिख रहा है कि उन्होंने अपराध किया है। अब अपराधी को सजा भी दी जा सकती है, लेकिन भगोड़ा व्यक्ति जो है वो यदि न्यायालय के समक्ष आ जाता है और वो सिद्ध कर देता है कि उसका अपराध के अंदर कोई हाथ नहीं है या किसी प्रकार का रोल उसका नहीं है, तो वो बरी भी हो सकता है। लेकिन जब तक भाग रहे हो उसको भगोड़ा ही कहा जाएगा जी। तो भगोड़ा और अपराधी के बीच में अंतर ये है कि भगोड़ा अपराधी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि अपराधी जो है उसका अपराध सिद्ध हो चुका है, वो अपराधी ही है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि द प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 यानी कि पोका, ये क्या होता है सर? जी देखिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट ये मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम में लाया गया था, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये शक्तियां देता है कि जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको जब्त किया जा सके और अपराध पर नियंत्रण लाया जा सके। इसके समकक्ष भारत में जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर कहते हैं, जो कि ऐसे धन संपत्ति है ना जो कि अपराध के जरिए अर्जित की गई है उनको नियंत्रित करता है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि अपराध से जो भी संपत्ति अर्जित की जाती है उसको कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आने देना चाहता, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि वो संपत्ति कहाँ से आई है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को या उस संपत्ति को किसी और दिशा में मोड़ के या दूसरों के माध्यम से, कंपनी या कोई निजी व्यक्तियों के माध्यम से उस पैसे को घुमा के और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो पैसा है वो जायज तरीकों से उन्होंने अर्जित किया है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने के लिए और अपराधियों को अपराध करने से रोकने और पैसों को जो है गलत पैसे को लीगल पैसा दिखाने से रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है हमारे देश में लागू है। इसके तहत भी यदि किसी व्यक्ति के पास में अपराध से अर्जित किया हुआ कोई धन या संपत्ति पाया जाता है तो उसको जब्त करने की शक्तियां जो है अधिकारियों के पास होती हैं और उचित कार्रवाई करने की शक्तियां भी होती हैं अधिकारियों के पास में।
जी। सर, ये स्केड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? जी। जैसा कि मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें उन सारे अपराधों की सूची दी गई है जो आर्थिक अपराध होते हैं। तो इस सूची के अंदर यदि आप देखेंगे तो इसमें भारतीय दंड संहिता के भी अपराध इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही साथ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है उसके तहत भी अपराध है जो कि इसमें सूचीबद्ध किया गया है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, कस्टम्स एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेबी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट। तो इस तरह से अलग अलग अधिनियम के तहत जो अपराध हैं जिनको इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया है, उन अपराधों को शेड्यूल्ड ऑफेंस कहा गया है इस अधिनियम के तहत। और उसके लिए कार्रवाई और सारी चीजें इस अधिनियम में उसके लिए प्रावधान किया गया है। जी। सर, ये बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग और पोका में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है कि अवैध तरीके से कमाए गए जो काला धन होता है उसको वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने की कोशिश करना या वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखा देना। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा तरीका है जो कि अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का जरिया होता है। इसके माध्यम से जो धन होता है उसको ऐसे कामों में निवेश कर दिया जाता है या लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी जो मूल स्रोत है उस पैसे का उस तक पता लगाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और कई बार तो पता भी नहीं लगता। तो जो भी व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको लॉन्डरर कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाए गए काले धन को सफेद करके और असली मालिक तक वैध मुद्रा के रूप में उसको लौटा दिया जाता है। पोका में क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत जो भी धनराशि किसी व्यक्ति के पास में पाई जाती है वो मूल रूप से किसी न किसी अपराध से जुड़ा हुआ होता है। उसका सोर्स जो है वो क्लियर होता है, वहां पर दिख रहा होता है कि धनराशि कहाँ से प्राप्त हुई है और उसको प्राप्त करने के लिए अपराध को किस तरीके से किया गया है, वो सारी चीजें वहां पर स्पष्ट होती हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि उस पैसे को घुमा फिरा के और उसको वैध तरीके से दिखा दिया गया। तो ये फर्क होता है मनी लॉन्ड्रिंग और पोका के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।